गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स पे कंफर्म कर दो क्या आप सब तक मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर पहुंच पा रही है। एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? यस सर, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं तो बहुत बेहतरीन हूँ सर। जबरदस्त, शानदार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितने लोग कैमरे पर हो बहुत ही अच्छी बात है। और जितने पार्टनर्स अभी कैमरे पर नहीं आ पाए हो, अगर पॉसिबिलिटी है तो आ जाओ। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आज का ट्रेनिंग ये आरंभ होने वाला है। अच्छा, टॉपिक पता है क्या आप सबको? आज किस टॉपिक के ऊपर आरंभ होने वाला है, जल्दी से बताना। राइट, आज डे जो है सिक्स्थ, राइट, छठे दिन का जो आरंभ है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। ओके, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ऑब्जेक्शन किलिंग, बहुत अच्छी बात है। और फेवरेट टॉपिक, राइट। चलो, बहुत अच्छी बात है राफिया मैम, फिर तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डन है। तैयार हो सीखने के लिए? तैयार हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन में? आज इस मीटिंग में, आज इस ट्रेनिंग में सीखने के लिए रेडी हो आप सब? जल्दी से चैट बॉक्स पे लिख के बनाना, बताना जल्दी से, जल्दी से। ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहले ना आप सबको एक छोटा सा क्लैरिटी दे देता हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो एक पार्ट है, ये सेल्स का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी चैट बॉक्स कुछ देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो और समझो इसके इंपॉर्टेंस, इसके सिग्निफिकेंस को समझो। राइट, इसके सिग्निफिकेंस को समझो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना सेल्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। राइट, क्यों होता है? क्योंकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम जब कभी भी लाइफ में कोई भी बिजनेस करते हैं ना, आज आप हमारे साथ एज इन फ्रीलांसिंग में भी ग्रो कर सकते हो। आज आप हमारे साथ एफिलिएट बिजनेस में भी काम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, चीजों को सीख रहे हो, बिजनेस करने वाले हो, कुछ लोग कर रहे होंगे। या कभी भी लाइफ में कोई भी बिजनेस करने के लिए निकलोगे ना, तो बिजनेस में आपको भी पता है पैसा कैसे आता है। जब सेल्स होता है, जब ट्रांजैक्शन होता है, राइट। तो वो सेल्स जब हो रहा होता है ना, जब सेल्स हो रहा होता है, उस बीच में ना कोई भी बिजनेस कर लो, किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट हो या किसी भी तरीके का कोई भी सर्विसेज हो, जो बायर होता है, जो चीजों को परचेज करता है, जो बाई करता है, जो चीजों को खरीदता है, राइट। तो जब वो खरीद रहा होता है, जब बाई कर रहा होता है, जब परचेज कर रहा होता है किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, उस टाइम पे उस कस्टमर को कुछ ना कुछ मन में सवाल, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस होता ही होता है, राइट। अब लोग उस ऑब्जेक्शन का, उस सवाल का जवाब बहुत डिफरेंट वे में मार्केट से खोज लेते हैं, राइट। सपोज दैट, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लो, ठीक है। आज अगर मुझे आ, मान के चलो कि आज मुझे किसी कंपनी का सिम लेना है, राइट। इट मीन्स कि अगर मुझे एयरटेल का, जियो का और क्या कहते हैं आइडिया का, बहुत अलग अलग, वोडाफोन है, बहुत अलग अलग कंपनी है, बीएसएनएल है, राइट, अब मार्केट में काम कर रही है। अब मुझे जब सिम लेना है और मुझे क्या करना है, मेरे मन में एक सवाल आएगा कि यार कौन सी कंपनी का सिम बेस्ट है, कौन सी कंपनी का पैकेजेस बेस्ट है, इसमें क्या फायदा है, राइट। ये मेरे मन में क्या आया, एक सवाल आया। सवाल आया मतलब क्या है, मेरे मन में एक ऑब्जेक्शन उठा, राइट, एक सवाल उठा। अब उसका जवाब एक कस्टमर अनेकों तरीके से ढूंढ सकता है, ले सकता है। क्या कर सकता है? पहला, एक कस्टमर उस पार्टिकुलर ब्रांड के स्टोर पे जा सकता है, जियो स्टोर पे जा सकता है, वोडाफोन वीआई स्टोर पे जा सकता है, एयरटेल स्टोर पे जा सकता है, उस सवाल का जवाब लेने के लिए वहां के सेल्समैन से, वहां के सेल्स एग्जीक्यूटिव से। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है भाई, एक कस्टमर डिजिटली जा सकता है, उस ब्रांड के वेबसाइट पे जाके चीजों का क्लैरिटी ले सकता है। तीसरा तरीका, यूट्यूब पे जा सकता है, अलग अलग जो सर्च इंजन है जहां पे लोग जाकर के चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां पे जाकर के जवाब ले सकता है। तो एक कस्टमर कहीं से भी किसी भी तरीके से उस सवाल का जवाब ले सकता है, अगर उस चीज के प्रति उसके अंदर सीरियसनेस आ जाए तो,
क्लियर है? अब हमारे सेल्स प्रोसेस पे आते हैं, हमारे बिजनेस पे आते हैं, हमारे एफिलिएट बिजनेस पे आते हैं, राइट? अब हमारे क्लाइंट जो होते हैं, हमारे कस्टमर्स जो होते हैं, वो सबसे पहले शाम के 7 बजे वाली वेबिनार को अटेंड करते हैं। उनको अच्छा लगता है, पसंद आता है, राइट? बट उनके मन में कई सारे ऐसे डाउट होते हैं, कई सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं जिसको क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हमारे बिजनेस में सबसे पहला प्राइमरी लेवल पे, सबसे फर्स्ट लेवल पे, पहले ही कदम पे, पहले ही स्टेप पे, आफ्टर दी वेबिनार कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि सामने वाले क्लाइंट्स के डाउट्स को क्लियर करना, मतलब उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर देना। ऑब्जेक्शंस किल्स इन एडवांस। जब आप सामने वाले के सवाल को समझते हुए उसको सही तरीके से जवाब दे देते हो, तो उसका ऑब्जेक्शन खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जैसे उसका ऑब्जेक्शन खत्म होता है, तो बायर या परचेजर जो खरीद रहा है, जो खरीदार है, वो तैयार हो जाता है चीजों को खरीदने के लिए। तो आज के इस ट्रेनिंग के माध्यम से, आज के इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन के माध्यम से आप सबको ये चीज सीखने वाले हो, आप सब लोग ये चीज सीखने वाले हो कि कैसे, किस कस्टमर का कब, कैसे और क्या, कब, कैसे और क्या जवाब देना है, राइट? ये आज के मीटिंग के अंदर आज आप सीखने वाले हो। और अगर मैं आप सबको एक बात बता रहा हूं, सीक्रेट है, क्या है सीक्रेट? कि अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर आपने पकड़ बना लिया, आपने कमांड बना लिया, राइट, तो कभी भी सेल्स में रिजेक्शन नहीं आएगा, कभी भी सेल्स में नो नहीं आएगा, कभी भी कस्टमर आपको मना नहीं करेगा। आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपको बोल करके जाएगा, अभिषेक जी, कि सर या मैम मुझे स्टार्ट करना है, प्रोसेस बताओ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तैयार हो? अब जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, जिस तरीके से मैंने आप सबको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सिग्निफिकेंस बताया, इंपॉर्टेंस बताया, क्या एक्चुअल में तैयार हो, एक्साइटेड हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में सीखने के लिए कि किस सवाल का कैसे, कब और क्या जवाब देना है हमारे सेल्स प्रोसेस में, हमारे एफिलिएट बिजनेस के अंदर जो यहाँ के कस्टमर आते हैं, उनके ऑब्जेक्शंस को कैसे क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है? एक्साइटेड? यस सर। ओके, ठीक है। ओके, यही सेशन का इंतजार होता है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। यही सेशन का इंतजार होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, ठीक है, डन है, डन है। अब ना, अब मैं आप सबके सामने में, आप सबके सामने में एक छोटा सा पीपीटी शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, छोटा सा पीपीटी शेयर करने जा रहा हूं, क्रस दी ऑब्जेक्शन के ऊपर है। बस मेरे को एक बार कंफर्म कर दो, क्या आप सबको पीपीटी शो हो रहा है, प्रेजेंटेशन शो हो रहा है? एक बार जल्दी से बताना चैट बॉक्स पे यस या नो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो डन है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अब जो है पर्पस क्या है, जैसे पहले भी मैंने बताया, अभी सिग्निफिकेंस, मैंने इंपॉर्टेंस बताया था, रीजन समझ लो, रीजन समझ लो। जितने लोग यहाँ पे नए हो, राइट, जो भी जस्ट कुछ समय पहले ही हमारे साथ सिस्टम में अपना इनरोलमेंट कंप्लीट किए हो, तो आपको मैं बेसिक्स से बताते हुए चलूंगा, और एट लास्ट जहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, उस सवाल का कैसे, कब और क्या जवाब देना है, वो सबके लिए फिर कॉमन हो जाएगा, राइट? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है, उसका पर्पस क्या है, पर्पस मतलब उस चीज का रीजन क्या है, उस चीज का कारण क्या है। देखो, बहुत 4-5 पर्पसेस होते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। पहला, कि योर प्रोस्पेक्ट शुड बी डाउट फ्री। जो आपका क्लाइंट है, आपका क्लाइंट है, जब उसका क्या होना चाहिए, वो डाउट फ्री हो जाना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पर्पस ही सबसे पहला यही है। सबसे पहला जो पर्पस है वो क्या है, कि आपका क्लाइंट डाउट फ्री हो जाना चाहिए, कि आप इस तरीके से सामने वाले के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लो, इस तरीके से सामने वाले का सवालों का जवाब दे दो, जिससे वो डाउट फ्री हो जाए। दूसरा, योर प्रोस्पेक्ट शुड बी पर्सनली एश्योर्ड। देखो क्या होता है लाइफ में ना, लाइफ में कभी भी आप बिजनेस करते हो ना, एक्चुअल कोई भी बिजनेस करने के लिए निकलोगे ना, तो वो होप पे स्टार्ट होता है, एक उम्मीद पे स्टार्ट होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आज भारत में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, या कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया हो तो सर्टेनिटी के साथ किया हो, मतलब गारंटी,
कि ये बिजनेस में हाथ डाल रहा हूं, पैसा डाल रहा हूं, तो इसको यहां से 100 गुना रिटर्न लेके ही निकलूंगा, नहीं। हर एक बिजनेस और हर एक व्यापारी जब वो व्यापार को स्टार्ट करता है तो एक होप के साथ स्टार्ट करता है, एक उम्मीद के साथ, एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ करता है कि हाँ यहाँ पे मैं ग्रो कर जाऊंगा, यहाँ पे मैं अगर मेहनत करता हूं, अपने स्किल्स को यूज करता हूं, अपने दिमाग को लगाता हूं, राइट, तो डेफिनेटली ग्रोथ मिल सकती है। तो ये होप, ये उम्मीद, ये पॉजिटिव उम्मीद, उसके अंदर एक एश्योरेंस आ जाए, वो कौन दिलवाएगा? वो आप दिलवाओगे। कैसे? उनके सवालों का जवाब दे करके। तीसरा क्या है? योर प्रोस्पेक्ट शुड बी कॉन्फिडेंस। सीधी सी बात है, आप कभी भी किसी के सवालों का जवाब दे रहे हो तो उसका एक एक कारण ये भी होना चाहिए, एक कहीं ना कहीं उसके पीछे पर्पस ये होना चाहिए कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस मिले, विश्वास मिले, राइट, राइट। और उसके साथ साथ क्या है? शुड हैव ए कॉल ऑफ एक्शन। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अगर सिर्फ सवालों का जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बट अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन नहीं दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना सीटीए लास्ट में देना। अब मतलब हमने किसी सवालों का जवाब दे दिया, अब हमने अपने क्लाइंट को बोला ही नहीं कि हाँ भाई क्लैरिटी मिली, मिली, अब कब स्टार्ट करोगे, अब कब स्टार्ट करोगे, टाइम अभी बेस्ट है, नाउ अभी बेस्ट है, कब करोगे? तो ये कॉल टू एक्शन देना भी जरूरी है, अर्जेंसी देना भी जरूरी है, राइट। और एट लास्ट, प्रोस्पेक्ट शुड बी कनेक्टेड कॉन्स्टेंटली। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, जब आप उनके सवालों का जवाब दे देते हो ना अच्छे तरीके से, उन्हें क्लैरिटी भी मिल पाता है, मिल भी जाता है, बट ना इंस्टेंट वो क्या करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि सभी का माइंडसेट अलग है, राइट। सबकी जो रिस्क कैलकुलेशन वाला जो फैक्टर है, राइट, तो वो सोचने का तरीका अलग अलग है। तो होता क्या है कि हमें हमें क्या करना होता है, अपने कस्टमर के साथ कनेक्शन बना करके रखना होता है। अब आपको पता है कि कल आई थिंक कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर और फॉलोअप के ऊपर एक आरंभ हुआ था, और उसमें यही सिखाया गया था कि कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से, राइट, आप कैसे अपने कस्टमर के साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कस्टमर आपका फॉलोअप में होता है, और जब वो फॉलोअप नर्चर हो रहा होता है, तो एक टाइम पे क्लोजिंग आना चालू हो जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से ही को रिलेटेड है, राइट। तो ये पर्पस था। आगे चलते हैं, बेसिक चीजें, बहुत सा बेसिक चीज है कि कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, आप सबको रखना चाहिए, कि जब हम किसी का भी ऑब्जेक्शन को समझ रहे हो और उसको हैंडल कर रहे हो, उनके सवालों का जवाब दे रहे हो, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या सामने वाले का जो सवाल है, जो ऑब्जेक्शन है, वो रियल या फेक है। मतलब क्या वो टाइम पास करने के लिए आया है, या एक्चुअल में सीरियसनेस के साथ चीजों को समझने के लिए आया है। तो आपको वो बात करके एकदम पता चल जाता है, खुद पता चल जाएगा। अगर रियल है, अगर रेलेवेंट है, तभी आपको जवाब देना है। और अगर इरेलेवेंट है, टाइम पास कर रहा है, फालतू आपका समय खर्च कर रहा है, राइट, और बेसिक सवाल भी नहीं पूछ रहा है, इधर उधर का बात कर रहा है, तो आप उसे साइडलाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखो, बिजनेस में आपको पता है कि आपके बिजनेस में आपके यहाँ 100 कस्टमर भी आएंगे, 1000 कस्टमर भी आएंगे, 10,000 भी कस्टमर आएंगे, जैसे जैसे आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ काम करते जाओगे। बट कहीं ना कहीं हर एक कस्टमर अपना कस्टमर तो होता नहीं है, बिजनेस का रूल होता है, राइट। और एट लास्ट, छोटी सी चीज है, ऑलवेज बी पोलाइट। एक व्यापारी को बहुत पोलाइट होना चाहिए, राइट। जितना आप पोलाइटनेस के साथ, जितना आप हम्बलनेस के साथ आप सामने वाले को समझते हो और उनके सवाल का जवाब देते हो, उससे आपका बहुत जबरदस्त रैपो भी बिल्ड होता है। मतलब एक कस्टमर के साथ एक रिलेशन बनता है, राइट। उसी के साथ साथ उसको, सामने वाले को समझ में भी आता है कि हाँ भाई, जिनसे मेरी बात हो रही है वो बहुत ऑथेंटिक पर्सन है, बहुत सही व्यक्ति हैं, बात करने में भी बहुत अच्छे हैं। तो जितना पोलाइटनेस के साथ और जितना हम्बलनेस के साथ आप अपने कस्टमर के, क्लाइंट्स के सवालों का जवाब देते हो, उतना कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, उतना आपके ऊपर भरोसा करता है, और उस भरोसे पे अपने जर्नी को फिर आपके साथ स्टार्ट करता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान में रखना है, और जो मैंने पर्पस बताया। क्या यहां तक आप सबको क्लियर हुआ? क्या यहां तक आप सबको क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स पे कंफर्म कर दो मेरे को, यस लिख करके, क्लियर लिख करके। अगर नहीं भी हुआ तो नो लिख सकते हो, लेकिन अगर हो गया है तो यस लिख दो। ओके।
सभी लोगों का यस है। ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना कुछ स्ट्रैटेजीज होता है, स्ट्रैटेजीज होता है, मतलब अब ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी के भी सवालों का जवाब दे रहे होंगे, उस टाइम का कुछ स्ट्रैटेजी होता है। हर एक बिजनेस में, हर एक काम में स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहला एक्टिव लिसनिंग। देखो क्या होता है ना कि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, अब आप एफिलिएट बिजनेस में इन्वॉल्व हो, राइट? अब आपको पता है कि भाई अगर मेरे साथ, मेरे माध्यम से अगर कोई भी क्लाइंट आता है और प्रीमियम प्लस पैकेज में इनरोल हो जाता है, तो उस इनरोलमेंट पे मुझे 14,500 रुपए का कमीशन मिलेगा, राइट? अब आपके पास कस्टमर आया, वेबिनार देखा, उसके बाद आपसे कांटेक्ट किया, सवाल पूछना चाह रहा है, ऑब्जेक्शंस आपके सामने में रखना चाह रहा है, या उसके मन में डाउट है, या उसके मन में डर है। अब हम क्या करते हैं एज एन एफिलिएट पार्टनर? हम खुद से सब कुछ बोलने लगते हैं, शुरुआत में बोलने लगते हैं। नहीं, सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला स्ट्रैटेजी है एक्टिव लिसनिंग। आपको एक्टिवली अपने कस्टमर को सबसे पहले सुनना है। आपको एक सवाल जरूर कर देना है, क्या समझ में आया, क्या आपको बेहतर लगा, या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर पा रहे, या क्या डाउट लग रहा है, क्या आपके मन में सवाल है। आपने एक सवाल रख दिया और उसके बाद जो कस्टमर सामने से जो चीजें बोल रहा है उसको पहले एक्टिवली सुनना है, एंड तक सुनना है। उसको बीच में कट आउट नहीं करना है, या बीच में ही कूद नहीं पड़ना है कि नहीं नहीं पहले इसका जवाब मैं दे देता हूं। नहीं, पहले एक्टिवली सुनना है। जब आप उसको सुन लोगे, उसका सवाल खत्म हो जाएगा, तो उसके सवाल को, मतलब या उसके ऑब्जेक्शन को एक्नॉलेज करना है। जैसे अगर कोई क्लाइंट आपके सामने में यह सवाल करता है कि मुझे डर लग रहा है और मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, तो मैं एज एन एफिलिएट पार्टनर क्या कहूंगा? जैसे मान लेता हूं कि एक मेरे क्लाइंट का नाम है श्याम जी, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि श्याम जी, जैसे आपको, अब उसी के सवालों को दोहरा रहा हूं, उसी के सवालों को दोहरा रहा हूं, एक्नोलॉज कर रहा हूं। अच्छा श्याम जी, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, मैं समझ सकता हूं, लाइफ में कभी भी आप कोई भी बिजनेस करने निकले, कभी भी आप कोई नया डिसीजन लोगे, तो तुरंत भरोसा नहीं होता है, मैं समझ सकता हूं, बट लेकिन इसकी भी कहीं, इसका भी एक तरीका है चीजों को समझने के लिए। अब क्या किया? मैंने एक सवाल सामने में रख दिया और उसको एक्नोलॉज कर दिया। समझ पा रहे? एक्नोलॉज कर दिया। तीसरा क्या है? आस्क क्वेश्चन। अब तो जरूरी है। अब सेल्स में ना सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी, जब आप सही सवाल पूछना समझ जाते हो, आपको सही सवाल पूछना आ जाता है, कि अगर कोई सवाल उठा रहा है, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर किसी क्लाइंट ने आपके सामने में एक सवाल रख दिया कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, या मैम मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा एज एन एफिलिएट पार्टनर? और आपको क्या करना चाहिए? आपको यह करना चाहिए, सामने वाले से एक सही सही सवाल पूछ देना चाहिए कि ठीक है श्याम जी, अगर आपके पास पैसा, श्याम जी, ठीक है श्याम जी, अगर आपके पास अभी राइट नाउ पैसा नहीं है, तो क्या लगता है 3 महीने के बाद आज जो इन्वेस्टमेंट यहां पे लग रहा है, जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है, जिससे आप आने वाले 90 दिनों में अपने आप को डेवलप करके 1 लाख रुपए के मंथली इनकम पे ले जा सकते हो, क्या लगता है 3 महीने के बाद आपके पास कोई और ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा, या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है आज आपके पास जो 3 महीने के बाद आपको पैसा जमा करके दे दे? मैंने क्या किया? एक सही सवाल पूछा कि अगर आज भी पैसा नहीं है, तो क्या इस चीज की गारंटी है कि 3 महीने के बाद आपके पास कहीं से पैसा आ जाएगा? क्या इस चीज की गारंटी है कि अगर आज आपका करियर सिक्योर नहीं है, तो कल के दिन सिक्योर हो जाएगा? तो अगर सिक्योर करना है अपने करियर को, अगर अपने करियर में सस्टेनेबल ग्रोथ लेना है, एक्चुअल में पैसा कमाना है, मार्केट में अगर एक्चुअल में बिजनेस करके वैल्यू देना है, तो उसके लिए आज करना पड़ेगा। अभी से उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा। अभी से, अभी से आज से उसके ऊपर तैयारी करना पड़ेगा। तभी तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप अपने आप को कह पाओगे कि नाउ आई एम ए कौन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन। आज आने वाले 6 महीने बाद आप खुद को कह पाओगे कि अब मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूं, अब मैं हो चुका हूं। लेकिन ये कस्टमर के सामने में आपने क्या किया? बस एक सही सवाल रख दिया। अब वो सवाल से वो सवाल से मजबूर हो गया सोचने के लिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, सोचते नहीं है। ये रियलिटी है।
आज हमारे भारत देश में मैक्सिमम लोगों के अंदर एक सबसे बुरी बात है, जो मुझे लगता है, जब हजारों लाखों लोगों के साथ जब मैंने काम किया, मार्केट को समझा, तो मुझे यही समझ में आया कि लोग एक्चुअल सोच नहीं पाते हैं। जिसको बोलते हैं ना डीप डीप थिंकिंग, अंदर घुस करके समझना, सोचना, डिग डीप करना, मतलब अंदर एकदम एकदम गड्ढा करके अंदर चले जाना कि यार क्या हो सकता है, क्या प्रोज हो सकता है, क्या कॉन्स हो सकता है, मतलब क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है। उस लेवल पे लाग जाकर के लोग सोचते ही नहीं है, ऊपर ऊपर सोच लेते हैं। तो ऊपर ऊपर क्या होता है, कभी भी सही चीज नहीं होता है। जब तक आप किसी चीज के गहराई में नहीं जाओगे, तब तक आप उसकी असलियत को नहीं समझ पाओगे। तो लोग सोचते नहीं है। तो सोचते तब है जब उनके सामने में एक सही सवाल पूछा जाता है। राइट। चौथी चीज क्या है, बी ऑनेस्ट। अब देखो, बिजनेस में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। हमेशा हमारे सारे लीडर्स कहते हैं कि पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। मैं खुद कहता हूं इस चीज को कि पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। जब लाइफ में ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हो, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ सामने वाले को क्लैरिटी देते हो, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हो, कोई चीज को छुपाना नहीं है, ना किसी को गलत बात बोलना है, ना किसी को गलत झूठा उम्मीद देना है, नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। जो चीज है वही सफिशियंट है, उसी को रियलिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बताना है, क्लैरिटी देना है, ईमानदारी से बिजनेस करना है। अगर ईमानदारी से करोगे तो लाइफ में इतना दुकानदारी आएगा, इतना बिजनेस होगा, इतनी इनकम होगी, इतनी ग्रोथ होगी, जो सोच नहीं सकते। ईमानदारी से मेहनत करना है। पांचवी चीज क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, अर्जेंसी विथ ऑफर, जो मैंने पीछे भी कहा। राइट। अर्जेंसी बना करके चलना है। देखो लाइफ में जब तक अर्जेंसी, देखो क्या होता है ना, एक कोई भी पर्सन, अगर आप भी हो, बहुत ध्यान से सुनना, आप हो, मैं हूं, या कोई भी इस भारत देश में या इस पूरे पृथ्वी पे अगर कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है, अगर कुछ भी अगर वो खरीदता है, कोई प्रोडक्ट खरीदता है या कुछ भी वो सर्विस खरीदता है, तो दो चीज को समझना, वो सिर्फ दो कारण के वजह से खरीदता है। या या उसके मन में डर है, फियर है उस चीज को लेकर के कि यार ये हो जाएगा तो ये नुकसान है, तो चलो इसको ले लेते हैं। या उसके मन में एक एस्पिरेशन बिल्ड हो जाता है, यार मुझे भी ऐसा होना है, मुझे भी ऐसा दिखना है, मुझे भी ऐसा करना है, तो अगर ऐसा करना है, ऐसा दिखना है, ऐसा बनना है, तो चलो ऐसा कर लेते हैं, इस चीज को खरीद लेते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? एम आई राइट? मानोगे इस बात को कि एक्चुअल में इस धरती पे, इस संसार में कोई भी इंसान है ना, अगर कुछ भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है या कभी भी कोई सर्विस लेता है, वो सिर्फ दो ही वजह से लेता है, या उसके मन में डर होता है, या या उसके मन में एक एस्पिरेशन होता है कि मुझे भी उस तरीके से बनना है, मुझे भी उस तरीके से दिखना है। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। तो जब इन दोनों के प्रति आप जब अर्जेंसी बनाते हो कि भाई अगर प्रॉब्लम है तो आज सॉल्यूशन कराना है, अगर कोई बीमारी है तो आज इलाज कराना है, नहीं तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर एस्पिरेशन है कि भाई इनके जैसा बनना है, तो आज अभी से मेहनत करना होगा, आज अभी से मेहनत करना होगा, आज अभी से मेहनत करना होगा। राइट। देखिए, जुनेरा मैम ने पूछा डर क्यों होता है। देखो डर जो होता है ना, डर इसलिए हो पाता है, मैक्सिमम अगर आप भारत के लोगों को देखोगे, डर इसलिए होता है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट वैसा है, हमारा एसोसिएशन वैसा रहा है शुरुआत से। आपको एक डेटा हमेशा, अगर आप वेबिनार्स देखते होंगे, अंकित सर जिस तरीके से सामने करते हैं वेबिनार, तो एक रियल डेटा को समझो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भारत की जीडीपी और चाइना की जीडीपी में जमीन आसमान का अंतर है। राइट। भारत की जीडीपी अगर मान के चलिए 3-3.5 बिलियन डॉलर है, तो चाइना की 17-18 मिलियन डॉलर है, 5-6 गुना है। अब पहली बात। दूसरी चीज, अगर भारत में एक आदमी अगर एवरेज प्रति मंथ, पर मंथ, अगर वो 16,000 रुपए कमा रहा है, अब 16,000 हो चुका है, डेटा पहुंच चुका है, पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं, तो चाइना में 2 लाख रुपए कमा रहे हैं लोग पर मंथ। तो अगर भारत में अगर 16,000 पर मंथ एक एवरेज आदमी कमा रहा है और चाइना में 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, तो इसका अंतर क्यों है? इसका अंतर यह है कि शुरुआत से, बचपन से वहां पे जो माइंडसेट दिया जाता है पेरेंट्स के माध्यम से,
स्कूलिंग के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, आसपास के लोगों से वो क्या दिया जाता है कि भाई आपका जन्म हो चुका है, आप अपने पैर पे खड़े हो गए, अब आप अकेले खुद अपनी चीजों को बिल्ड करें। बच्चे को छोड़ दिया जाता है कि आप खुद बिल्ड करो, खुद अपना करियर बनाओ, खुद इस चीजों को सोचो। नौकरी करना है तो उसको खुद पाओ, बिजनेस करना है खुद स्टार्ट करो। अब यहां पे क्या होता है, हमारा माहौल ही ऐसा है कि बचपन से एक बच्चे को डरा के रखते हैं, खेलना नहीं है, गिर जाओगे तो चोट लग जाएगा, बिजनेस नहीं करना है, रिस्क होता है, राइट, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है तो सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस के लिए पढ़ाई करना है। समझ पा रहे हैं? तो वैसा माहौल बनाया जाता है, और वो क्या करेंगे, वो चलते हुए आ रहा है, वो प्रथा है, राइट। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, चीजों को समझ में आ रहा है, तो माहौल बदल रहा है। लेकिन क्या है, यही दो कारण है जिसके वजह से लोग मार्केट में परचेज करते हैं। छठी चीज क्या है, यूज सोशल प्रूफ्स। अब देखो क्या होता है ना, अब लोगों को ना रियलिटी चाहिए, क्या चाहिए, लोगों को सच्चाई चाहिए, लोगों को एग्जाम्पल चाहिए कि हाँ लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं कि नहीं ग्रो कर रहे हैं। तो जब आप कंटेंट मार्केटिंग में देखते होंगे ना, बहुत सारी स्टोरीज आते हैं एफिलिएट पार्टनर्स के, बूट कैम्प का बहुत सारा कटिंग आता है, जहां पे मैं या अंकित बंसल सर हम लोग सवाल पूछते हैं पार्टनर से, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो इन सारे स्टोरीज को जब आप कंटेंट के माध्यम से अपने कस्टमर को दिखाते हो, तो वहां पे भी उनका ऑब्जेक्शन इनडायरेक्टली हैंडल हो रहा होता है। और जब आप इन सारे स्टोरीज को खुद के बोली के माध्यम से, बोल के माध्यम से, खुद के ही कहीं ना कहीं तरीके से, अगर आप उन सारे स्टोरीज को भी ऑन कॉल अपने कस्टमर को बताते हो, तो उससे भी एक ट्रस्ट, एक विश्वास बढ़ता है, राइट। और एट लास्ट, सातवीं चीज क्या है, बेंट टेक्निक। जब भी आप कस्टमर से बात करो, उनके चार चीजों को जरूर समझो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम पे उनका बजट कितना है, उनका ऑथोरिटी है कि नहीं है, उनकी नीड क्या है, उनकी नीड है कि नहीं है, और उनका टाइमलाइन। मतलब इस बात को कैसे समझोगे, बजट आप सीधा भी पूछ सकते हो, इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हो कि भाई अगर आज आपको किसी भी तरीके से कोई स्किल्स को डेवलप करना है, कोई बिजनेस करना है, और जहां से आपको यह समझ में आ रहा हो कि भाई एक बिजनेस से मैं महीने का 50,000 1 लाख पे पहुंच सकता हूं आने वाले 3 महीनों में, तो आपको क्या लगता है उस बिजनेस में कितना निवेश करना चाहिए मार्केट में जाके। तो उनका एक सोच पता चलेगा सामने वाले क्लाइंट का। कुछ लोग 15,000, कुछ लोग 20,000, कुछ लोग 50,000 बोलेंगे, कुछ लोग 10,000 बोलेंगे, सबका एक अपना सोच होगा। तो वहां से उनका एक बजट समझ में आएगा, उनकी कैपेबिलिटी क्या है। दूसरी चीज, ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब क्या सामने वाले कस्टमर के पास पावर है डिसीजन लेने का। क्योंकि बिजनेस में जब आप सेल्स को समझोगे, जब आप की डिसीजन मेकिंग को समझोगे, कंज्यूमर बिहेवियर को समझोगे, जब आप एक कस्टमर के बिहेवियर को समझोगे, तो समझ में आएगा कि जो बायर होता है वो कंज्यूमर नहीं हो सकता हमेशा, राइट। और जो कंज्यूमर होता है वो हो सकता है हमेशा, डिसीजन मेकर नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या है, मतलब क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। एक पेरेंट, एक बच्चा है, उसे टॉफी खाना है, 5 साल का बच्चा है, उसे टॉफी खाना है। वो क्या है, वो कंज्यूमर है, क्योंकि वो टॉफी को कंज्यूम करेगा, राइट। अब लेकिन ना वो बायर है, ना वो डिसीजन मेकर है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हो बिजनेस के कंज्यूमर बिहेवियर को, समझ पा रहे हो कि जो एक बच्चा है जिसको टॉफी खाना है, वो कंज्यूमर है क्योंकि उस प्रोडक्ट को वो कंज्यूम करेगा। लेकिन वो बच्चा ना बायर है, ना वो खरीदार है, ना वो डिसीजन मेकर है। अब हो सकता है बच्चे को टॉफी तो खाना है, लेकिन बायर उसके पापा हो सकते हैं, क्योंकि पैसा पापा देंगे। लेकिन डिसीजन मेकर उसकी मम्मी हो सकती है, कि ये खाएगा कि नहीं खाएगा वो मैं बताऊंगा, या वो मैं बताऊंगी। ये टॉफी, रिजवान जी, कि ये बच्चा खाएगा कि नहीं खाएगा वो मैं बताऊंगा या बताऊंगी। तो उसके पापा भी हो सकते हैं, उसकी मम्मी भी हो सकते हैं, डिसीजन मेकर। लेकिन जब खरीदने की बात आई कि हाँ ये खाएगा, इसको टॉफी दिलाते हैं, तो हो सकता है कि जिसने डिसीजन लिया वही बाई कर ले, और हो सकता है जिसने डिसीजन लिया लेकिन बाई करने वाला कोई और व्यक्ति था। तो अपने कस्टमर के ऑथोरिटी को भी समझना है, क्योंकि आपके पास चार तरीके के लोग आते हैं, स्टूडेंट आएंगे, हाउस वाइफ आएंगी, राइट, जॉब पर्सन वाले लोग आएंगे, बिजनेस करने वाले लोग आएंगे, और कुछ ऐसे भी आ सकते हैं कि जो अभी
अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके हाथ में कुछ भी काम नहीं है, जीरो है, तो उनके डिसीजन मेकर को समझना है कि कौन डिसीजन लेने वाले हैं। अगर खुद है वो डिसीजन मेकर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, तब तो आपके लिए एक डायरेक्ट क्लाइंट है। और अगर उसका डिसीजन मेकर वो कहते हैं कि नहीं, मेरे डिसीजन मेकर तो मेरे पेरेंट्स है, ये मेरे कोई और पर्सन है, तो आपको उस तरीके से कॉल फ्लो को रखना है कि भाई अगर आपके मन में सवाल है और डिसीजन मेकर कोई और है, तो उनको भी कॉल पे लेके आ जाओ, उनको भी कॉल पे लेके आओ, आ जाओ। लेकिन अगर डिसीजन मेकर आप हैं, आपको ही डिसाइड करके स्टार्ट करना है, आपको ही सारा चीज अरेंज करना है, तो फिर बेस्ट है। समझ पा रहे? कस्टमर के ऑथोरिटी को भी समझना है, नीड जरूरत तो समझना ही है। लेकिन अगर कस्टमर आपसे सवाल पूछ रहा है, ऑब्जेक्शंस कर रहा है, तो समझिए उसको जरूरत है। और जिस कस्टमर ने इंक्वायरी कर दिया, जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपके पास आ गए, इसका मतलब उसको तो जरूरत है ही है, नीड तो है ही, तभी वो इंक्वायरी भी किया है। चौथी चीज क्या है? टाइमलाइन। अब टाइमलाइन को भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब आप जिस कस्टमर से बात करते हैं, तो उसके टाइमलाइन को समझिए कि भाई अगर आपको पैसा कमाना है, स्किल्स डेवलप करना है, तो कब से करना है, इस चीज के प्रति, नीतू साहू मैम, इस चीज के प्रति कितना आप सीरियस हो, और कब से लगता है कि आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो वो टाइमलाइन भी समझना है आपको कि क्या वो डिसीजन तुरंत लेगा या चीजों को डिले करेगा, तुरंत लेगा या डिले करेगा, राइट? तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है सुप्रिया मैम, जिनको आप सबको समझना चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान। अब बताओ, ये स्ट्रैटेजी, ये पर्पस, और जो मैंने कुछ बताया कि कुछ चीजों को मेजर ध्यान में रखना है, क्या क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हुआ? क्या यहां तक क्लैरिटी मिली? क्लैरिटी मिली? जल्दी से बताना चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बताना। जितने लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हो, यूट्यूब के चैट पे बता दो, और जितने लोग ऑलरेडी 1000 लोग अभी जूम पे हो, तो यहां पे भी बता दो। ओके, ऑल क्लियर सर, मजा आ गया। अभी तो मजा बाकी है सर मैम, अभी तो बाकी है, ये तो ट्रेलर था। ये जब आप रेस्टोरेंट जाते हो ना, शुरुआत में स्टार्टर लेते हो, तो ये स्टार्टर था, मेन कोर्स तो अभी है। मतलब मेन ऑब्जेक्शन ये है 11 प्रकार का ऑब्जेक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, ये 11 तरीके के ऐसे सवाल हैं जो क्लाइंट्स आपसे, कस्टमर, आपका कस्टमर आपसे पूछ सकता है। देखो हमारे बिजनेस का खूबसूरती क्या है, हमारी इस बिजनेस का खूबसूरती क्या है कि आपको पहले ही पता पता चल रहा है कि भाई आपका क्लाइंट क्या सवाल पूछ सकता है। आपको यूपीएससी क्लियर करना है शाजिया मैम, और समझो कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, और अगर पहले ही आपको सवाल मिल जाए कि भाई ये 15 20 25 सवाल आने वाले हैं, तो कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कितनी क्लैरिटी आ जाएगी, और कितना विश्वास आ जाएगा कि चलो अब तो पहले से ही तैयारी है, अब तो जाएंगे, बैठेंगे, एग्जाम देंगे और क्लियर कर लेंगे। होगा कि नहीं? वो एक्साइटमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? राइट? वो माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा? मोशिना जी, माहिन जी, राइट? अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात क्या है? हमारे बिजनेस की खूबसूरती यही है गुलनाथ जी, हमारे बिजनेस की खूबसूरती यही है कि पहले ही हमारे माध्यम से, प्रियंका मैम, आपको पहले ही पता चल रहा है, पहले ही पता चल रहा है कि भाई ये 10 11 सवाल हैं जो आपसे क्लाइंट पूछ सकते हैं। बस इसी 10 से 11 सवाल के ऊपर आपको अपना स्किल्स को डेवलप करना है, इसी के ऊपर आपको कमांड लेना है, इसी के ऊपर आपको मास्टरी हासिल करना है। हासिल कर लोगे, समझ में आ जाएगा, आपके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत आसान हो जाएगा, राइट? अब इस सवालों का ना स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है? इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं एक एक करके बहुत स्पीड में, राइट, आने वाले आधे घंटे के अंदर ये 11 का 11 सवाल का जवाब कैसे देते हैं, कैसे देते हैं, ये मैं अभी क्लियर करने वाला हूं, ठीक है? और एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान के चलता हूं, अभी मैंने बताया श्याम जी का एग्जाम्पल लिया कि श्याम जी मेरे लिए कस्टमर है, तो जहां पे मैं श्याम वर्ड यूज करूंगा, तो समझना, क्या समझना, कि वो कस्टमर के लिए कर रहा हूं, ठीक है? तो आज मैं आपको सवाल बोलता जाऊंगा और उसका जवाब देता जाऊंगा। तो कल के दिन या आज से जैसे आप अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करोगे, तो जैसे मैं कहता हूं, मतलब बताऊंगा, वो आप अपने जगह पे रखना, और श्याम जी को आप अपने लिए कस्टमर समझ के चलना, ठीक है? चलते हैं। अगर श्याम जी ने मेरे से एक सवाल पूछा, इज इट रियल और फेक, मतलब श्याम जी के मन में एक डाउट है कि भाई ये कंपनी रियल है या फेक है, फ्रॉड है, स्कैम तो नहीं है।
सवाल आता है, आप सबके पास भी आता, आप सब लोग भी मेरे से पूछते हो, ट्रेनिंग के माध्यम से अलग अलग मीटिंग्स में आप लोग पूछ डालते हो, राइट। अब मुद्दे की बात क्या है कि अगर कोई भी कस्टमर आपसे ये सवाल करता है, मतलब अगर श्याम जी मेरे से ये सवाल कर रहे हैं कि पांडे जी कंपनी रियल है या फेक है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे डाउट है, अब मैं जवाब क्या दूंगा, ये सुनो कि श्याम जी एक बात बताओ, एक बात बताओ, आज हमारे कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ कौन है? आशुतोष परतिया सर, राइट। अब आशुतोष परतिया सर के यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, वहां पे देखो सब्सक्राइबर कितने, 15 लाख। इंस्टाग्राम चैनल पे चले जाओ, देखो कितने, 5 लाख के करीब। तो ऑन एन एवरेज 20 लाख सब्सक्राइबर फॉलोवर उनके तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, पहली चीज। दूसरी चीज, आशुतोष परतिया सर ने इस कंपनी को 4 साल पहले 2020 के स्टार्टिंग में इन्होंने स्टार्ट किया था, आई डिजिटल पेन्योर की शुरुआत हुई थी, राइट। किस चीज के साथ? एक पर्पस था कि भारत में हम लोगों के स्किल्स को डेवलप करवाएंगे और उनको रोजगार देने का प्रयास करेंगे थ्रू फ्रीलांसिंग या थ्रू एफिलिएट बिजनेस। और पिछले 4 सालों में आज हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 लाख से भी ज्यादा लोग एसोसिएट हो चुके हैं लर्निंग और अर्निंग और ग्रोथ के पर्पज से। और आज पिछले 4 सालों में हजारों हजारों लोग एफिलिएट बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और लाखों लोग लर्निंग लेके स्किल्स को डेवलप करके आगे ग्रो कर रहे हैं, अपने करियर को बिल्ड कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ श्याम जी, कि अगर पिछले 4 सालों से ये कंपनी चल रही है, लाखों लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे एसोसिएटेड हैं, अगर कंपनी कहीं गलत होती, फेक होता, सपोर्ट नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता, तो क्या वो लाखों लोगों में 100 लोग भी, मिनिमम 100 लोग भी बुद्धिमान नहीं होते कि वो जाते और सोशल मीडिया पे जा करके एक नेगेटिव वीडियोस बनाते अलग अलग और कमेंट डालते, अलग अलग तरीके से रिव्यू देते? लेकिन आज मैं आपको दावा कर रहा हूं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आपको 100 वीडियो क्या, 50 वीडियो क्या, 60 वीडियो क्या, 20 वीडियो क्या, 10 वीडियो भी देखने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा आपको आई डिजिटल पेन्योर के अगेंस्ट में। हाँ, ये जरूर है कि हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में सीरियस नहीं होता। एस्पिरेशन तो है, बनना मुझे वैसा है, डर तो है कि अगर मैं आज वैसे उसके ऊपर तैयारी नहीं करूंगा तो नहीं बन पाऊंगा। तो एस्पिरेशन भी है, डर भी है, लेकिन लोग मेहनत नहीं करते। तो जो मेहनत नहीं करते वो तो गलत बोलेंगे, क्योंकि अपने आप के ऊपर तो वो थोपते नहीं है। लेकिन आप जाकर के मार्केट में देख लो, 99% लोग हमारे प्लेटफॉर्म से सेटिस्फाई हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो उसका जो जवाब है वो खुद सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो यहां से एक डाउट दूर हो सकता है श्याम जी का। दूसरा, कि श्याम जी आप कंपनी को देख लो, कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। आप एमसीए के वेबसाइट पे चले जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर क्या कहती है कि भारत के अंदर जितने भी लीगल कंपनी है, जो लीगल तरीके से काम कर रही है, उसके अंदर वो रजिस्टर्ड होती है। वो टाटा हो या रिलायंस हो या आई डिजिटल पेन्योर हो। तो वहां पे जाकर के सर्च कर लो, राइट, V2 कॉपीज में, वहां समझ में आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में कि आई डिजिटल पेन्योर रजिस्टर्ड है कि नहीं है पिछले 4 सालों से। तो कहीं से कहीं तक कोई कंपनी आई डिजिटल पेन्योर ना फ्रॉड है, ना फेक है, रियल है, ऑथेंटिक कंपनी है। और मार्केट में एजुकेशन फील्ड में काम कर रही है, लोगों को एजुकेशन के माध्यम से, स्किल्स डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को तैयार कर रही है, जिससे लोग आगे बढ़ पाए या जॉब बेहतर ले पाए या बिजनेस कर पाए। क्लियर है? तो इस सवाल का जवाब इस तरीके से आप दे सकते हैं। दूसरा सवाल अगर कोई आपसे पूछता है स्किल डेवलपमेंट फ्रीलांसिंग, कि भाई स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग क्या होता है, इसका सरल तरीके से समझाइएगा जवाब। कि मैं क्या बोलूंगा श्याम जी, स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है ना जिसको हिंदी में कौशल विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशल विकास। आज मार्केट में ना लोग फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, मतलब किताबी ज्ञान लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन मास्टर्स पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये लेना बहुत जरूरी है, लाइफ में एजुकेशन बहुत होना जरूरी है। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन से काम नहीं चलता। आज के समय में अपार्ट फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन, उसके अलावा, उस किताबी ज्ञान के अलावा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको किसी ना किसी फील्ड का मास्टरी होनी चाहिए, राइट। तो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे 48 से ज्यादा अलग अलग ऐसे कोर्सेस हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, जो अलग अलग फील्ड में आपको मास्टरी हासिल करवाती है और आपके अंदर वो स्किल्स डालती है जो आज मार्केट में हाई डिमांडेड है, जिसके डिमांड के वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं।
दूसरी चीज फ्रीलांसिंग क्या होता है श्याम जी? फ्रीलांसिंग होता है, बहुत सरल तरीके से समझो, कि मर्जी के समय के अनुसार, मर्जी के दाम के अनुसार, और जो आपको भाता है उसके अनुसार जब आप काम करते हो, फिर से, जो आपको भाता है और उसके ऊपर मर्जी के समय के अनुसार, राइट, मर्जी के समय के अनुसार, अपना समय, अपना मेहनत, और मर्जी के दाम के अनुसार, कि उस समय में उस चीज के ऊपर जो भी मैं मेहनत करूंगा उसका जो मैं दाम लेना चाहूं वो लूंगा। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर भी एक फ्रीलांसिंग करता है। जब वो प्राइवेट क्लिनिक चलाता है ना, तो उस डॉक्टर के ऊपर है कि उसको फीस कितना लेना है, कंसल्टिंग फीस। वो 500 रुपए भी ले सकता है, तो एक पेशेंट से 1000 रुपए भी ले सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? लॉयर है, अगर उसको टैक्स के ऊपर या किसी क्राइम के ऊपर किसी को कंसल्टिंग देना है, राइट, तो वो अपने टाइम के अनुसार कितना भी पैसा चार्ज कर सकता है। तो उसका क्या है, जो उसको आता है, या मतलब जो उसको भाता है, उसके ऊपर उसका मर्जी का समय है कि वो कितने पेशेंट को देखना चाहे, कितने लोगों को देखना चाहे, या कोई भी, जितने भी फ्रीलांसिंग फील्ड में। और तीसरी चीज क्या है, उसकी मर्जी का दाम है, वो जितना उस समय का पैसा लेना चाहे। तो ये होता है फ्रीलांसिंग। तो जब हम हमारे प्लेटफॉर्म पे स्किल्स को डेवलप करते हो, और करने के बाद जब आप मार्केट में, जब उसके लिए कस्टमर्स आपके पास खुद ब खुद जब चल के आते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि अपनी मर्जी के समय, दाम, सब चीज के अपने अनुसार काम कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ये होता है फ्रीलांसिंग, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाया भी जाता है, करवाया भी जाता है, अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता है। तीसरा सवाल, अगर कोई पूछता है एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या है आई डिजिटलप्रेन्योर में, और अर्निंग प्रोसेस क्या है, तो तीसरा और चौथा सवाल का जवाब एक ही है। समझना, बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई भी कस्टमर आपसे यह पूछे एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या होता है, पहला। दूसरा, पैसा कैसे कमाया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म पे। चौथा सवाल क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, वर्क प्रोसेस क्या है, काम करने का तरीका क्या है, और सपोर्ट कैसे मिलता है। इन चारों का जवाब लगभग लगभग एक ही है। जानना चाहोगे? इन चारों सवालों का जवाब एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा एफिलिएट बिजनेस मॉडल को समझाने में। उसके बाद पैसा कैसे कमाते हैं, काम कैसे करते हैं, सपोर्ट क्या मिलता है, इन तीनों सवालों का जवाब कॉमन है। जानना चाहोगे जल्दी से, कि इन ये अगर ये सवाल सामने से आपके पास किसी भी क्लाइंट से आता है तो कैसे जवाब देना है, उसके तरीके को समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। अगर कोई पूछता है एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या होता है, बहुत सरल तरीके से समझा देना कि सर देखो, एफिलिएट बिजनेस मॉडल एक ही चीज मैं बताऊंगा, जो रेफरल मॉडल पे चलता है, जो रेफरल मॉडल पे चलता है। अब रेफरल मॉडल को इस तरीके से मत समझना कि जोड़ने जोड़ाने वाला काम, पहली चीज। रेफरल मॉडल को इस तरीके से मत समझना कि ये कोई एमएलएम है, नेटवर्किंग है, कि एक जोड़ दो जोड़, लाइन बनाओ, बना लेंगे 2 करोड़। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले ही क्लियर कर देना है। एफिलिएट मॉडल चलता है रेफरल मॉडल पे, मतलब आपने किसी भी व्यक्ति को कुछ रेफर किया, तो उस रेफरल पे आपको कुछ सर्टेन परसेंटेज मिल जाएगा। जैसे आज अगर आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे एज ए सेलर, एज ए एफिलिएट सेलर रजिस्टर्ड कराते हो, और फिर वहां पे अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को जब सेल करते हो, रेफर करते हो, तो उसका कुछ मार्जिन आपको, पार्ट ऑफ मार्जिन फ्लिपकार्ट या अमेजोन दे देती है, कुछ मार्जिन अपने पास अपने प्लेटफॉर्म पे रख लेती है। राइट, ऐसे ही चलता है, यही होता है मार्केट में। तो यहां पे क्या होता है एफिलिएट बिजनेस मॉडल में, कि हमारे साथ जो कंज्यूमर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, राइट, जो हमारे पास लर्निंग पर्पज से आते हैं, उन्हीं को कंपनी एक एफिलिएट बिजनेस का ऑथराइजेशन दे देती है, कि हम आपको एक पावर दे रहे हैं, एक ऑथोरिटी दे रहे हैं, कि हमारे ही कोर्सेज को रेफर करके आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो जो कोर्सेस आप रेफर करोगे तो अपने लोगों को करोगे। यहां पे एक बिजनेस मॉडल है, काम करने का तरीका है, एक अर्निंग प्रोसेस, एक सपोर्ट सिस्टम है, जो मैं अभी बताऊंगा। उस प्रोसेस को अगर फॉलो करते हो, तो खुद ब खुद बाहर से कस्टमर्स आएंगे iDigitalPreneur के नेम से, इस ब्रांड के ऊपर। उनको आप रेफर करोगे, उनको आप कहीं ना कहीं कंसल्ट करोगे, और वहीं से आपका बिजनेस और इनकम जनरेट होगा।
क्लियर है? बहुत आसान तरीके से आपने एफिलिएट बिजनेस मॉडल समझा दिया। अब अगर कोई पूछता है पैसा कैसे कमाएंगे, काम कैसे करेंगे, सपोर्ट कैसे मिलेगा, इसका जवाब क्या है, ये जवाब को समझो। इसका जवाब है जो पहले से सुनते हुए आ रहे हो, बार बार आ रहे हो, जो रियल है। सर हमारे सिस्टम पे एक रूल चलता है, 80 और 20 का रूल चलता है। हमारे सिस्टम पे श्याम जी क्या चलता है? 80 और 20 का रूल चलता है। 80 और 20 का रूल क्या कहता है कि 80% जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी पार्टनर की है ही नहीं। वो श्याम जी किसकी है? वो हमारी मैनेजमेंट साइड की है। 20% रिस्पॉन्सिबिलिटी, 20% जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो आपकी रहेगी। तो आज के समय में श्याम जी अगर कोई भी मार्केट में बिजनेस करने के लिए आप चले जाते हो, अपार्ट फ्रॉम आर बिजनेस, हमारे बिजनेस से बाहर निकल के मार्केट में कोई भी व्यापार करते हो, तो उस व्यापार को खोलने से लेकर के चलाने तक मैनेज करने तक, वो फाइनेंस हो, वो लेबर डिपार्टमेंट को मैनेज करोगे एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स के तरीके से, या आप सेल्स को देखोगे, मार्केटिंग को देखोगे, कुछ भी करोगे अकेले करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, गलती भी करोगे तो खुद करोगे। और हो सकता है एज ए सोलोप्रेन्योर आपको समझना है कि कहां पे गलती कर रहे हो, कहां पे किस तरीके से चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। मार्केट में खुद सब कुछ करना पड़ेगा। और वहीं पे उसी चीज के वजह से आज भारत देश के अंदर, डेटा के साथ बात करो श्याम जी, आज भारत देश के अंदर अगर 100 बिजनेस स्टार्ट होता है, तो 5 सालों के अंदर आते आते 5 साल खत्म होते होते 95% बिजनेस बंद हो जाता है। ये रियल डेटा है। ये एसएमईज एमएसएमईज का डेटा है, ये स्टार्टअप का डेटा है कि अगर कोई भी बिजनेस मार्केट में स्टार्ट हो रहा है, 100 बिजनेस स्टार्ट हुआ आज के डेट पे, तो आने वाले 5 सालों में 95% बिजनेस बंद हो जाता है। और इसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है कि उस व्यापारी के पास ना नॉलेज है, ना स्किल्स है, ना गाइडेंस है, ना मेंटोरशिप है, ना कोई प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन देने वाला है, जिसके वजह से वो सारा चीज खुद करने लगता है। और जब सारी चीजों को खुद करता है, विदाउट नॉलेज, विदाउट स्किल्स, विदाउट मेंटोरशिप, तो 95% व्यापारी लॉस में चले जाते हैं, डेट में चले जाते हैं, उधारी हो जाता है, मार खा जाते हैं, कस्टमर नहीं आ पाता है, बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है। सिर्फ 5% व्यापारी सफल हो पाते हैं। और हमारे बिजनेस में क्या है? हमारे बिजनेस में पहले ही दिन से आपको 80 और 20 के रूल पे काम करवाया जाता है। मतलब 100% हर एक चीज खुद नहीं संभालना, 100% में 80% जो जिम्मेदारी है वो हमारे मैनेजमेंट के कंधों पे आ जाती है। 20% की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सिर्फ आपके पास होता है, जिसके वजह से सक्सेस रेशियो और उसका चांस 99%, 100% तक चला जाता है। तो अब इसको, ये क्या है, पहला तरीका है समझाने का। दूसरा तरीका, 80 और 20 को रूल को इस तरीके से समझो कि 20% में सिर्फ आपको 4 काम करना है। श्याम जी 20% में आपको सिर्फ 4 काम करना है। पहला काम, रेगुलर ट्रेनिंग लेना, अपने स्किल्स के पीछे काम करना, जो सिस्टम से, जो मैनेजमेंट से ट्रेनिंग मिल रहा है उसको लेना, जिससे आप ग्रो कर पाए, पैसा बेहतर कमा पाए, डेली अपने आप को इंप्रूव कर पाए। दूसरा काम, अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको खुद से कस्टमर नहीं ढूंढना, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग आपके पास क्लाइंट्स खुद आते हैं। जैसे आप श्याम जी मेरे पास पहुंचे थे, आप श्याम जी जैसे मेरे पास पहुंचे थे डिजिटली, वैसे ही आपके पास लोग पहुंचेंगे। तो दूसरा काम क्या है? उनसे बात करना, उनको समझना, उनको समझना कि क्या उनकी नीड है, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या उनका प्रॉब्लम्स है, क्या उनके गोल्स हैं। अगर सामने वाले का प्रॉब्लम हमारे प्लेटफॉर्म से सॉल्व हो रहा है, सामने वाले की जरूरतें हमारे प्लेटफॉर्म से पूरी हो रही है, सामने वाले का जो एक्सपेक्टेशन है, जो गोल्स है, अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म से अचीव हो सकता है, तो उनको बस आपका दूसरा काम है कि लाइव वेबिनार में इनवाइट कर लेना। जो रेगुलर बेसिस पे लाइव वेबिनार होता है, बस उन्हें उस वेबिनार के लिए, उस मीटिंग के लिए आपको इनवाइट कर लेना है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है अपने कस्टमर के साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहना, कंटेंट के माध्यम से फॉलो अप करना, वो भी कंटेंट बना करके मिलता है। और जहां पे भी, कहीं पे भी कोई दिक्कत आता है चीजों को समझने में या समझाने में, क्लैरिटी देने में अपने क्लाइंट को, तो वहां पे मैनेजर का सपोर्ट लेना, वहां पे मैनेजर का सपोर्ट लेना। और चौथा काम क्या है? शुरुआत के तीनों काम को रेगुलर करना, कंसिस्टेंसी के साथ करना, डेली इंप्रूवमेंट के साथ काम करना। तो श्याम जी क्या ये 20% काम आप कर पाओगे?
तो श्याम जी बोलेंगे बहुत आसान है सर, कर लेंगे। तो बस यही है जो आपका काम है, और यहीं से आपकी अर्निंग होगी। इसके बाद 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम का है, जिसमें आपको ट्रेनिंग देना, जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट देना जहां से कस्टमर आप तक पहुंचेंगे, जिसमें आपको रेगुलर लाइव वेबिनार का सपोर्ट देना, जिसमें आपको पर्सनलाइज्ड मैनेजर का सपोर्ट देना, जिसमें आपको मेंटोरशिप का सपोर्ट देना, जिसमें आपको क्या कहते हैं क्यूएनए बूट कैंप जैसे सेशंस का, मीटिंग का सपोर्ट देना, जिसमें आपके स्किल्स डेवलपमेंट के पीछे आपको सिखाना, फ्रीलांसिंग में मदद करना, करियर को कैसे मजबूत तरीके से डेवलप कर सकते हैं उसके ऊपर लाइफ टाइम गाइडेंस देना, ये 80% में आ जाता है। अब बताओ, अगर श्याम जी इतना सपोर्ट मिलेगा और सिर्फ 20% आपको काम करना है, तो क्या आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाओगे क्या? और जब यही 20% पे काम करते हो, तो यहां से आपकी अर्निंग होगी, यहीं से आपकी अर्निंग होगी। राइट? तो इस तरीके से जो है सवाल का जवाब देना है, अगर कोई अर्निंग प्रोसेस के ऊपर, वर्क प्रोसेस के ऊपर, सपोर्ट सिस्टम के ऊपर और एफिलिएट बिजनेस मॉडल के ऊपर अगर कोई सवाल पूछे तो। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक आप सबको क्लैरिटी मिली कि इस सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं? तीसरा और चौथा सवाल एक ही जवाब में कवर हो गया। मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? लग रहा है ना कि हाँ हाँ, आज कुछ वैल्यू मिल रहा है, जिसके वजह से जो है। चलिए, एक सवाल आया है, बहुत प्यारा सा सवाल है आलिया अंसारी जी का, कि सर कस्टमर पूछ देते हैं कि तुमने कितना कमाया, और अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया, तो इसका जवाब कैसे दें? कितने लोगों को यह सवाल आ जाता है, तुमने कितना कमाया? चलो, इसका इसका ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, आलिया जी या जितने भी लोगों को ऐसा सवाल आता है, अगर मैं एफिलिएट होता और मेरे से अगर कोई क्लाइंट ये सवाल पूछ देता, तो मैं क्या बोलता? मान लेता हूं मेरे से श्याम जी ही सवाल पूछ देते, श्याम जी को मैंने कस्टमर के रूप में रखा है। ठीक है, तो श्याम जी एक बात बताओ, क्या मेरे इनकम से आपकी इनकम डिसाइड करेगी क्या? श्याम जी, क्या मेरे इनकम से आपका इनकम डिसाइड होगा क्या? पहली चीज। दूसरा सवाल, श्याम जी एक बात बताओ, मैं 50,000 कमा लूं इस प्लेटफॉर्म पे, 1 लाख रुपए कमा लूं, 2 लाख रुपए कमा लूं, 5 लाख रुपए कमा लूं, कहीं से कहीं तक, कहीं से कहीं तक आपके इनकम पे कुछ इंपैक्ट आने वाला है क्या? आपके ग्रोथ में कुछ इंपैक्ट आने वाला है क्या? राइट? तो इसको पहले इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपको रियल रहना है, ऑनेस्ट होना है, कि श्याम जी मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले मैंने अपने जर्नी को स्टार्ट किया। शुरुआत में मेरा फुल फोकस था लर्निंग के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, अपने स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर। और अभी से रिसेंटली कुछ दिनों से मैंने एफिलिएट बिजनेस के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, जहां पे आप मेरे से कनेक्ट हुए। पहले मैं लर्निंग के पीछे, ट्रेनिंग के पीछे, अपने स्किल्स के डेवलपमेंट के पीछे मैक्सिमम टाइम दे रहा था या दे रही थी। अब मैंने हाल ही में स्टार्ट किया है एफिलिएट बिजनेस के ऊपर। और एक अपने एक्सपीरियंस से ये जरूर बताना चाहूंगा श्याम जी, कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे एक तरीके से नया हूं, न्यू हूं, एज ए न्यू पार्टनर के रूप में भी काम कर रहा हूं। तो यहाँ का जो मैं सपोर्ट सिस्टम देख रहा हूँ, यहाँ का जो कल्चर देख रहा हूँ, यहाँ के जो लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत मदद करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं ग्रोथ की ओर ले जाने में। और अभी वो मैं सपोर्ट ले रहा हूं, चीजों को सीख रहा हूं, और डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में मैं बहुत बेहतरीन तरीके से अर्निंग करने वाला हूं या करने वाली हूं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि आप जिस पर्पस से आए हो, तो मुझे लगता है कि आपका भी ये पर्पस, ये गोल इस प्लेटफॉर्म पे अचीव हो सकता है, आपके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं अगर आपने स्टार्ट किया। और यहां पे शुरुआत में आपने पहले अपनी काबिलियत को बनाने के पीछे मेहनत किया, स्किल्स को डेवलप करने के पीछे आपने समय लगाया, और फिर जब वो काबिलियत आ गया, तो खुद ब खुद पैसा कमाने लगोगे, खुद ब खुद हमारे प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने लगोगे। या वो फ्रीलांसिंग से पैसा कमाओगे या एफिलिएट बिजनेस से कमाओगे। क्योंकि एक बात बताओ श्याम जी, कि अगर आपने अभी तक अपने लाइफ में 1 लाख रुपए मंथली नहीं कमाया है, लेकिन लोग तो कमा रहे हैं ना आपके एज में। अगर श्याम जी आज मार्केट में एक 15 साल का बच्चा भी 1 लाख रुपए कमा रहा है, और 50 साल का भी व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, राइट? लेकिन जो 1 लाख रुपए कमा रहा है,
तो उसके पास जो एक्सपीरियंस है, उसके पास जो नॉलेज है, उसके पास जो स्किल्स है, क्या वो आपके पास है क्या? वो काबिलियत आपके पास है क्या? इसीलिए आप नहीं कमा पा रहे हो। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे उस लेवल के पहले काबिलियत को बनाओ, उस काबिलियत को सीखो, उस स्किल्स को सीखो, उस लेवल का एक्सपीरियंस गेन करो, आप खुद ब खुद 1 लाख रुपए कमाने लगोगे। एक प्लस पॉइंट है, जहां मार्केट में 1 लाख रुपए कमाने के लिए लोगों को अपने करियर में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल काम करना पड़ जाता है, यहां पे लोग 3 महीने के अंदर, 90 दिनों के अंदर 1 लाख रुपए के इनकम पे आ जाते हैं, क्योंकि डिजिटल बिजनेस है, कहीं से भी बैठ के कर सकते हो और पूरे भारत देश में कर सकते हो। कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है, कोई एरिया का लिमिटेशन नहीं है। समझ पाए आलिया मैम? आप सब समझ पाए कि अगर कोई सवाल पूछता है कि भाई मेरे पास आपने कितना कमाया, तो उसका जवाब कैसे दे सकते हैं? समझ में आया? चलिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, डन है। पांचवा सवाल, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग बोल ही देते हैं कि सर पैसा नहीं है। कितने लोगों को ये सवाल आता है, पैसा नहीं है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कितने लोगों को ये सवाल आता है पैसा नहीं है? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस 10:30 बज चुका है, राइट? 1 घंटे का आरंभ होता है, 20 मिनट और ले लूं चलेगा आप सबका? 20 मिनट्स और ले लूं आप सबका चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? सीखना चाहोगे? यस या नो, सीखना चाहोगे? सर 1 घंटा ले लो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 20 मिनट ही लूंगा। चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको सीधा यहां पे सवाल रखना है। यहां पे भी आपको सही सवाल सामने में रखना है। अब देखो मैं कैसे रखता हूं। श्याम जी ने मेरे को बोला पैसा नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? श्याम जी एक बात बताओ, एक बात बताओ, कि अगर आज पैसा नहीं है, कि क्या क्या 3 महीने के बाद आपके पास पैसा आ जाएगा क्या? पहला सवाल मैंने रखा, कुछ भी आंसर हो सकता है। दूसरा सवाल, श्याम जी एक बात बताओ मेरे को, एक कैलकुलेशन समझा रहा हूं आपको, एक चीजों का, एक रियलिटी के साथ एक कैलकुलेशन समझा रहा हूं। ये कैलकुलेशन, अब आप सबसे मैं बात कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन भी आप सबको समझाना है, और इसी तरीके से समझाना है जैसे मैं समझाऊंगा। चलते हैं अब कस्टमर के ऊपर। श्याम जी मैं आपको एक कैलकुलेशन समझा रहा हूं, और एक बहुत रियल और बहुत ग्राउंडेड कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे होता ही होता है, ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है, राइट? श्याम जी, आपने हमारे साथ आज जर्नी स्टार्ट किया, मान लो आपने कहीं से पैसा अरेंज किया, मान लेते हैं कहीं से आपने पैसा अरेंज किया, हिम्मत आपने जुटाया, और आपने प्लेटफॉर्म पे आज अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। शुरुआत में आपने 10 दिन ट्रेनिंग में समय लगाया, आरंभ की ट्रेनिंग को आपने लिया, चीजों को सीखा, समझा, क्लैरिटी लिया, रोड मैप लिया, एक्शन प्लान लिया, और आपने 11वां दिन से काम करना चालू कर दिया। ठीक है? तो 10 दिन के ट्रेनिंग को हटा दो, उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज, आने वाला 30 दिन, आने वाला 30 दिन आपने मिनिमम पर डे 15 कस्टमर के ऊपर आपने काम किया। मिनिमम कितने कस्टमर के ऊपर? 15 कस्टमर के ऊपर। 30 दिन में कितने क्लाइंट्स हो गए? 450 क्लाइंट्स। 450 कस्टमर्स के ऊपर आपने आने वाले 30 दिनों के अंदर काम किया। अब श्याम जी एक बात समझो, एक बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज है। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है? 1%। जितने भी कस्टमर के ऊपर काम करोगे, खराब से खराब कंडीशन में 1% का तो रिटर्न आएगा ही आएगा, कम से कम, खराब से खराब। बस आपकी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मैंने सपोर्ट सिस्टम बताया है ना, 20% वाला, वो बस आपको 100% काम करना है, उस 20% में अपना 100% देना है। सिर्फ उस 20% में अपना खुद का 100% देना है, तो आप आराम से 450 में से 1% कन्वर्जन निकाल लोगे। ठीक है? 450 का 1% मतलब कितना हुआ? 4.5। ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्लोजिंग आपने पहले 30 दिन में निकाला। लेकिन मैं बोलता हूं सच्चाई के साथ, और सच्चाई के साथ जाता हूं, कि शुरुआत में 450 में से खराब से खराब अगर अपने 20% को 100% के साथ अगर आपने दिया, तो मिनिमम कम से कम 3 क्लोजिंग तो आएगा, आएगा, राइट? आप सब भी एक्सेप्ट करोगे यहां पे? तो श्याम जी मिनिमम 3 क्लोजिंग आया। अब आपका पैकेज प्रीमियम प्लस है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट उसी में मिलता है, बड़ा मार्जिन उसी में। तो एक कस्टमर आपका मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट देके जा रहा है, क्योंकि कोई आपसे प्रीमियम प्लस ले सकता है, कोई प्रीमियम ले ले, कोई सुप्रीम ले ले, कोई प्रो ले ले, तो एवरेज जो निकलेगा पर सेल प्रॉफिट का, वो 10,000 निकलेगा। श्याम जी, तो एवरेज पहले महीने में कितने का प्रॉफिट हुआ? 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
आपने लगाया कितना था? 22,000 रुपए। मैं कहता हूं कि ये 22,000 रुपए एक तरीके से आपके प्रॉफिट से बाहर निकल गया। लेकिन मेरा मानना है कि 22,000 को आपको अपने प्रॉफिट से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि 22,000 रुपए ये अमाउंट आपकी लर्निंग के लिए था, आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए था, आपके बिजनेस के एक तरीके से मान के चलो सेटअप के लिए था। ठीक है, लेकिन तब भी मैं बोलता हूं 30,000 में आपने 22,000 रुपए साइड निकाल दिया, कितने का प्रॉफिट बनाया? 8,000 रुपए का आपने प्रॉफिट बनाया। मैं बोलता हूं आपने 450 कस्टमर के ऊपर काम किया पहले 30 दिनों में। एवरेज अगर एक कस्टमर का भी एवरेज अगर एक कस्टमर का भी मेटा आपसे 18 रुपए चार्ज करता है, तो मोटा मोटी 8,000 रुपए का बजट लगा। कितने का बजट लगा भाई साहब? 8,000 रुपए का। राइट। ये भी बताते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत में 30,000 रुपए के प्रॉफिट में आपने अपना एक इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से रिकवर कर लिया, और जो बजट लगा जहां से कस्टमर्स आते हैं वो भी आपका प्रॉफिट के लेवल पे एनपीएनएल हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। पहले महीने में आप अपने आप को बिल्ड कर गए, सिस्टम को समझ गए, प्रोसेस समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल गया, इन्वेस्टमेंट भी निकल गया, बजट भी आ गया। अब दूसरे महीने में, दूसरे 30 डेज में आपने फिर से 450 450 कस्टमर के ऊपर आपने काम स्टार्ट किया। फिर से नेक्स्ट सेकेंड मंथ में आपने 450 कस्टमर के ऊपर काम किया। इस बार मिनिमम 450 में से 4 कस्टमर तो क्लोज करोगे, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, नॉलेज आ गया, प्रोसेस आ गया। 4 कस्टमर वहां से क्लोज हुए। पीछे जो 450 कस्टमर के ऊपर काम किया था लास्ट 30 डेज में, उसमें से सिर्फ 3 क्लोजिंग हुए थे। बट लेकिन 447 कस्टमर भी तो फनल में है। और जब आपके शुरुआत के 30 दिन के ग्रोथ को देखेंगे, आपके 30,000 के इनकम को देखेंगे, आपके आपके नॉलेज को देखेंगे, तो वो और प्रभावित होंगे, आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। तो लास्ट के 450 में से मिनिमम एक कस्टमर और क्लोज होगा कि नहीं होगा? और ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है, और यही प्रोसेस भी है हमारे बिजनेस का। तो करंट मंथ में, सेकेंड मंथ में 4 क्लोजिंग आया और पीछे से एक क्लोजिंग आया, तो कितने का टोटल क्लोजिंग हुआ? 5 क्लोजिंग। प्रॉफिट कितना है आपके पास? 50,000। 8,000 रुपए का बजट लगा था, साइड कर दो। घर कितने लेके गए? 42,000। 42,000 रुपए सेकेंड मंथ के इनकम पे आ गए। 42,000 सेकेंड मंथ का इनकम। तीसरे महीने में फिर आप पहुंचे और मोटा मोटी आप 500 कस्टमर के ऊपर काम किए। इस बार 50 कस्टमर बढ़ा दिए, तो मोटा मोटी 10,000 का बजट लगा, उसको साइड कर दो। लेकिन 500 कस्टमर के ऊपर काम करके अब आपके पास और कॉन्फिडेंस है, और नॉलेज आ चुका है, सिस्टम की और समझ आ चुकी है। तो मिनिमम 500 में से कम 6 क्लोजिंग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। राइट। और पिछले जो 60 दिनों में 900 कस्टमर के ऊपर जो काम किया गया था, 900 कस्टमर के ऊपर जो काम किया गया था, वो भी तो आपका फनल है, वो भी तो आपका पाइपलाइन है, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके ग्रोथ को, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ को देख रहे हैं। क्या उन 900 कस्टमर में से मिनिमम और कम से कम 4 क्लोजिंग और आएगा कि नहीं आएगा? पास्ट में से आएगा भाई, क्योंकि क्लाइंट्स कुछ लोग टाइम लेते हैं। तो टोटल थर्ड मंथ में आपने 10 क्लोजिंग किया, 1 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट निकाला, सीधा सीधी। 10,000 रुपए हटा दो, 90,000 रुपए घर लेके चले गए। अब श्याम जी एक सवाल का जवाब दे दो। आपके पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो पहले महीने में आपको एनपीएनएल पे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ला दे, दूसरे महीने में आप तुरंत 40,000 पे पहुंच जाएं, और तीसरे महीने पे लगभग आप 1 लाख रुपए के इनकम पे पहुंच जाएं? ना ये जॉब में आपको ऐसा मौका मिल सकता है, ना बिजनेस में, क्योंकि अगर बिजनेस में, मार्केट में इस बिजनेस के अलावा 1 लाख रुपए अगर मंथली कमाना है तो साल भर वेट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज 1 लाख रुपए कमाने के लिए कम से कम 2-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के एवरेज सस्टेनेबल 1 लाख रुपए का इनकम आएगा। और यहां पे तीसरे महीने में आप पहुंच रहे हो सेम प्रोसेस को फॉलो करके, और उसके बाद कहीं से कहीं तक सिर्फ आपका मेहनत, आपका डिजिटल मार्केटिंग और आपका इंप्रूवमेंट, आप तीसरे महीने में 1 लाख पे पहुंच रहे हो। अब बता दो कोई ऐसा ठोस बिजनेस है जहां पे आपको मिल सकता है अपॉर्चुनिटी? ये सवाल आप सबसे भी मैं अब पूछ रहा हूं, ऐसा है क्या? और जब अब इस तरीके से जब आप क्वांटिफाई करोगे, नंबर गेम बताओगे, क्लैरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी जोश के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ, तो आपका कस्टमर कभी नहीं बोलेगा कि पैसा नहीं है। अब पैसा अरेंज करके लाओ ना, अब लाओ पैसा अरेंज करके।
पैसा अरेंज किया जा सकता है ना भाई। जब आपको पता चल गया कि 22,000 लगा के तीसरे महीने में 1 लाख रुपए के इनकम पे पहुंच सकते हैं, तो भाई करो काम, मेहनत करो, जैसे मैंने स्टार्ट किया आप भी करो। सपोर्ट सिस्टम है, वर्किंग प्रोसेस मैंने बताया कि 20% काम करना है। अब अगर 20% इतना सरल काम भी कहीं पे भी नहीं कर पाओगे, यहां पे नहीं कर पाओगे सॉरी, तो फिर कहीं पे भी कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा यहां पे हार्ड भी होना पड़ता है अपने क्लाइंट के साथ, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ। क्लियर हुआ? अगर कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो इस सवाल का जवाब कैसे देना है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कॉन्फिडेंस के साथ बताओ ना, कभी कस्टमर मना नहीं करेगा। हम डर के बताते हैं कि सर पैसा नहीं है, तो पैसा तो अरेंज करना पड़ेगा सर, पैसा तो लाना पड़ेगा सर, पैसा तो मैंने भी किया था सर, आपको भी कर नहीं। एकदम क्वांटिफाई करो, नंबर गेम दिखाओ। रियल नंबर में बता रहा हूं। अच्छा ये बताओ, अभी जो मैंने नंबर बताया, अभी जो मैंने रियल नंबर बताया कि 8,000 रुपए का बजट, फिर 8,000 का, फिर 10,000 का, 450, 450, 500, और मिनिमम मिनिमम जो क्लोजिंग मैंने बताया, ये क्या बात रियल नहीं है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है ना? हो रहा है ना? क्लैरिटी के साथ बताओ ना, एकदम क्लैरिटी के साथ, ईमानदारी से बताओ। कहीं कुछ छुपाने की बात नहीं है, कहीं कुछ मसाला लगाने की बात नहीं, रियल बात बताओ जो हो रहा है। सपोर्ट सिस्टम है भाई। छठा सवाल पे चलता हूं फटाफट। कैन आई अर्न विदाउट टेकिंग ए पैकेज? नो। कुछ सवालों का जवाब डायरेक्ट बोलना है। अगर कोई कस्टमर आपसे ये सवाल करे कि विदाउट पैकेज, बिना पैकेज लिए क्या मैं पैसा कमा सकता हूं आपके प्लेटफॉर्म पे? नहीं सर, कमा सकते। 2 रुपए का टॉफी भी बाहर मार्केट में फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। बिजनेस करना है, लाइफ में कुछ सीखना है, अपने ऊपर निवेश करना पड़ेगा। 10वीं तक 12वीं तक अगर आपने पढ़ाई किया है, तो उसके पीछे पैसा लगा होगा। मान लेता हूं आपने सरकारी स्कूल से ही किया, गवर्नमेंट स्कूल से, जहां पे कुछ नहीं लगा पैसा एजुकेशन का, लेकिन किताब खरीदने के लिए, ड्रेस को खरीदने के लिए पैसा तो लगा होगा। तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। सातवां सवाल, विल आई एबल टू डू दिस? अगर कोई सवाल पूछता है क्या मैं ये काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो डायरेक्ट बोलना है क्यों नहीं कर पाओगे। क्या मैंने जन्म लिया था इस धरती पे, श्याम जी, तो क्या मुझे पता था कि मैं एफिलिएट बिजनेस करने वाला हूं? क्या जब 4 साल पहले, जब इस इंडस्ट्री में मैं एंट्री ले रहा था, या 6 महीने पहले, साल भर पहले, श्याम जी एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो क्या मेरे पास नॉलेज था? क्या कुछ नहीं था, बट एक क्लैरिटी था, खुद पे भरोसा था, सिस्टम का सपोर्ट मिला, कर गया। आप भी कर जाओगे, क्यों नहीं करोगे? हाँ, शर्त एक ही है, मेहनत चाहिए। शर्त एक ही है, एटलीस्ट प्रतिदिन 3 घंटे का समय चाहिए। एकदम कर जाओगे, क्यों नहीं कर जाओगे? और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करवाने की। लेकिन ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजता, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए। तो एक हाथ श्याम जी हमारा रहेगा, एक हाथ आपका रहेगा। आठवां सवाल अगर कोई आपसे कर दे, अर्निंग कितने दिनों में हो जाएगी, तो आप कह सकते हो कि अर्निंग सर आप पहले ही दिन से कर सकते हैं, अर्निंग सर आप 11वां दिन से कर सकते हैं, अर्निंग सर आप आने वाले 30 दिनों से कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने कैलकुलेशन बताया, उस कैलकुलेशन के अनुसार चलोगे, वैसे ही आपकी अर्निंग होगी। एट अ वर्स्ट कंडीशन, खराब से खराब कंडीशन पे मैं कैलकुलेशन दिखाया था आपको। जितना स्पीड रखोगे, जितने तेजी से सीखोगे, अपने ऊपर काम करोगे, हो सकता है वो अर्निंग पहले ही आप 15 दिन में, 20 दिन के अंदर कर लो। क्योंकि ये सिस्टम में हो रहा है कि लोग पहले ही 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर लेते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। नौवां सवाल, टाइम नहीं है, तो सर टाइम किसके पास है? मेरे पास भी सेम 24 घंटा है, आपके पास भी श्याम जी सेम 24 घंटा है। और इसी 24 घंटे में मैं 5 काम को लेके चल रहा हूं, और आज आप एक काम भी लेके नहीं चल पा रहे। इसी 24 घंटे में मैं 5 कामों से लाखों रुपए बना रहा हूं, इसी 24 घंटे में आप एक काम से एक हजारों रुपए भी नहीं बना पा रहे। फिर उस काम का क्या मतलब, उस काम का फिर क्या एग्जिस्टेंस रह गया? कुछ सिग्निफिकेंस, कोई इंपॉर्टेंस रह गया क्या? कुछ नहीं रह गया। तो टाइम तो निकालना पड़ता है, चीजों को मैनेज करना पड़ता है। कंफर्ट जोन, जहां पे कंफर्ट जोन में जब मेरा जहां पे एक्स्ट्रा टाइम जाता है, उस कंफर्ट जोन से टाइम निकालना पड़ता है। लाइफ में कुछ अलग करना है, हट करके करना है, तेजी से ग्रो करना है, तो फिर अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। अपने आप को फिर दिन या रात या सुबह या शाम नहीं देखना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा श्याम जी।
क्या है? डायरेक्ट सवाल का जवाब है। 10वां सवाल, कैन आई अर्न विदाउट डूइंग एफिलिएट? अगर कोई बोलता है कि क्या मैं एफिलिएट के बिना पैसा कमा सकता हूं? जरूर कमा सकते हो। हमारे साथ जब आप इनरोल करोगे तो जरूरी नहीं है कि आप एफिलिएट में पैसा कमाओ, जरूरी ये नहीं है कि आप बिजनेस एफिलिएट बिजनेस करके कमाओ, जरूरी ये है कि अपार्ट फ्रॉम एफिलिएट बिजनेस आप फ्रीलांसिंग में भी पैसा कमा सकते हैं स्किल्स को डेवलप करके। सरल जवाब। 11वां लास्ट सवाल, गारंटी क्या है? इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना। सर लाइफ की गारंटी नहीं है, जीवन की गारंटी नहीं है कि कल मैं हूं, रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो फिर आप बिजनेस की क्या सर्टेनिटी लेते हैं? बिजनेस कभी भी सर्टन नहीं होता। बिजनेस हमारा हमारे दिल के धड़कन जैसा चलता है। अप डाउन्स अप डाउन्स अप डाउन्स, स्ट्रेट हुआ खत्म, हम खत्म, बिजनेस खत्म। तो किसी चीज की गारंटी नहीं होता, उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, उसमें डेली अपने आप को इंप्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो अगर आप डेली बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव करते हैं, ऑन एन एवरेज 3 घंटे का समय देते हैं, जो मैंने कैलकुलेशन बताया, इतने इतने कस्टमर के ऊपर मंथली बेसिस पे काम करोगे, अगर आप वो कर लेते हैं तो फिर गारंटी है अर्निंग कर लोगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत नहीं करते, आप 2 दिन काम करेंगे 4 दिन नहीं करेंगे, आप ट्रेनिंग में रेगुलर नहीं आएंगे, आप चीजों को सीखेंगे नहीं, आप कस्टमर्स उस कैलकुलेशन कैलकुलेशन के ऊपर काम करेंगे नहीं, तो फिर क्या गारंटी? फिर कुछ गारंटी नहीं है। आप बचपन में गए होंगे स्कूल पढ़ने के लिए, क्या आपके पेरेंट्स ने गारंटी लिया था क्या? क्या आप आपके बच्चे अगर पढ़ेंगे क्या आप गारंटी लोगे क्या? गारंटी कुछ नहीं होता, संभव करके, पॉसिबल करके दिखाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। लेकिन उसमें हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट सिस्टम की वजह से आप ग्रो कर पाते हैं। तो बस गारंटी यही है। क्लियर है? तो ये था बेसिक आपके 11 वैसे सवाल जो कस्टमर्स आपसे पूछ सकते हैं, और जैसे मैंने क्लैरिटी दिया उसके तरीके से सेम टू कॉपी पेस्ट करके आप भी क्लैरिटी दे सकते हो, या उनको अपने शब्दों में ढाल करके, उसको मोल्ड करके फिर आप अपने शब्दों में क्लैरिटी दे सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो बेस होने वाला है, जो फाउंडेशन होगा ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का, ऑब्जेक्शन को किल करने का, वो यही होगा, वो यही होगा। अच्छा, एक सवाल लास्ट आया है, पेरेंट्स नहीं मानते, तो डायरेक्ट बोलना है पेरेंट्स क्यों मानेंगे? आपने जीवन में किया ही ऐसा क्या है कि जो पेरेंट्स आपके मान जाएंगे? आज मार्केट में 2 तरीके के पेरेंट्स हैं, और दोनों तरीके के पेरेंट्स के 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक ऐसा बच्चा होता है, एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो सब कुछ कर रहा है, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है, राइट, परफॉर्म भी कर रहा है, पेरेंट्स को हमेशा प्राउडली वो मार्केट में बच्चे के वजह से पेरेंट्स प्राउड कर पाते हैं उसके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो फिर जो बच्चा कहता है वो पेरेंट्स मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि पेरेंट्स को बचपन से ही विश्वास हो जाता है कि यार मेरा बच्चा लायक है, सब कुछ कर रहा है, ग्रो कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नंबर्स ला रहा है, तो वो विश्वास करते हैं। तो वो ऐसे बच्चे, वैसे बच्चे जब अपने पेरेंट्स को कहते हैं ना कि पापा मुझे ये सीखना है, ये करना है, पैसा दे दो, तो कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है, जिसने कभी पेरेंट्स के अनुसार चला ही नहीं है, जो बच्चा पेरेंट्स के अनुसार परफॉर्म किया ही नहीं है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को जिस बच्चे ने हिट किया ही नहीं है, तो वो पेरेंट्स ही मना करेंगे ना, क्योंकि उसको अपने बच्चे पे ही विश्वास नहीं है। भले हो सकता है वो बच्चा अभी नालायक हो, बाद में लायक हो जाए, भले हो सकता है वो बच्चा शुरुआत में बचपन में कुछ ना कर पा रहा हो, लेकिन जीवन में बहुत कुछ कर जाए, लेकिन वो भविष्य किसी ने देखा नहीं है, पेरेंट्स ने भी नहीं देखा है। तो शुरुआत में पेरेंट्स का भरोसा ही नहीं होता है अपने बच्चे पे, इसलिए वो कहते हैं कि भाई तेरे को ये नहीं करना है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है? आपको अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को समझाना है। अगर वो स्टूडेंट है और अगर वो बहाना मारता है कि पेरेंट्स नहीं है, मना कर रहे हैं, तो उसको यही समझाना है कि भाई पेरेंट्स तो हमेशा मना करेंगे, क्योंकि आपने कुछ परफॉर्म किया ही नहीं है। करके तो कुछ दिखाओ अपने पेरेंट्स को कि पापा मम्मी मैं खड़ा हो चुका हूं अपने अपने पैरों पे, अब मैं कैपेबल हूं 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में कि खुद के दम पे पैसा कमा सकता हूं, रोजगार भी दे सकता हूं आने वाले समय में, और अपने स्किल्स को भी डेवलप करके ग्रो कर सकता हूं। तो ये कैसे मानेंगे जब आप बाहर मार्केट से एक छोटा सा रिस्क लोगे, पैसा अरेंज मार्केट से करोगे, पेरेंट्स से मत करो, दोस्तों से करो, दोस्तों से करो। क्यों नहीं पेरेंट्स मानेंगे? करके तो दिखाओ एक बार, प्रूव तो करो पेरेंट्स के सामने कि मैं लायक हूं,
अभी तक नालायक समझ रहे थे, इसीलिए आपको मना कर रहे थे। प्रूव करके तो दिखाओ। ये रियलिटी है। इस तरीके से क्लैरिटी दोगे, कस्टमर भी मानेगा, आपका स्टूडेंट भी मानेगा। क्लियर है? क्लियर है? राइट। तो इसी तरीके से मेहनत करिए। यही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का, ऑब्जेक्शंस को किल करने का तरीका है। और जिन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है, जितने भी पार्टनर्स यहाँ पे बैठे हो लाइव, जिन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है लीड्स को लेकर के, बहुत ही अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं किया है, आज से अभी से अपने मैनेजर से कनेक्ट कर लो, लीड्स डिजिटल मार्केटिंग ऑन करा लो, लीड्स के ऊपर काम करना चालू कर दो। क्योंकि जब काम करोगे तभी ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाओगे, तभी इस मीटिंग का, इस ट्रेनिंग का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा। क्लियर है? तो लीड्स के ऊपर काम करना चालू कर दीजिए इस मई के मंथ को बहुत सॉलिड तरीके से। मतलब एक बात कह देता हूं, जो अभी तक हमने नहीं किया था आई डिजिटलप्रेन्योर के इतिहास में, वो इस मई के मंथ में करने वाले हैं। एक नया रिकॉर्ड, वो रिवेन्यू का हो, वो ग्रोथ का हो, वो हर एक चीज का रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं। तो जो भी हमारे उस रिकॉर्ड में, उस रिकॉर्ड को सेट करने में साथ होना चाहते हो, हासिल होना चाहते हो, तो भाई मेहनत करना चालू कर दो। आज से, अभी से अपने मैनेजर से बात करिए, डिजिटल मार्केटिंग ऑन कराइए, लीड्स ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करिए, और हमारे साथ एक सस्टेनेबल ग्रोइंग बिजनेस करिए, अपने करियर को बिल्ड करिए। मिलता हूं नेक्स्ट आरंभ के ट्रेनिंग में। कल के भी आरंभ में आइए, अभी बैक टू बैक बहुत सारे ट्रेनिंग्स होंगे। राइट। ऑल द बेस्ट एवरीवन।